नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रांत शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल चंद्रयान मिशन 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। हम तीसरी कंट्री हैं जिसने कि चांद की सतह पर रोवर उतारने में कामयाबी पाई है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी के साथ सभी परीक्षाओं के लिए। उसी के अनुसार आपके परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए जो मेन चीज़ें हैं वो हमने इस पोर्शन में अपने कवर की हैं। इसके बारे में इन ब्रीफ आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो आंकड़े हैं ये अपने लिए हैं जो अभी न्यूज़ चल रही है ट्रेंड में, वहाँ पर जो करंट आंकड़े अभी दिए गए हैं पत्रिकाओं में, वहाँ से ये आपके लिए प्रस्तुति हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत तीसरा देश बना जो कि चांद की सतह पर अपना रोवर उतार सका। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले चाइना से। तो इसमें चीन जो था, चीन का वांग ई 3 पहला मून लैंडर था जिसे चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने 1 दिसंबर 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसके बाद सोवियत संघ, जो कि अब रशिया के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा इसके इतिहास के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन का इशू है। जब वो टॉपिक लेंगे तो वहाँ भी आपको बताएंगे। अभी केवल इतना समझ सकते हैं आप कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उसके बाद रूस ये एक कंट्री और काफ़ी सारे अलग कंट्रीज बने थे उस विघटन के पश्चात। तो सोवियत संघ ने लूना प्रोग्राम 1959 से 1976 के बीच चलाया था, जिसमें चंद्रमा पर रोबोट, अंतरिक्षयान और मिशनों की एक श्रृंखला भेजी गई थी, जिसमें कि लूना 2 सितंबर 1959, 7 1965, लूना 8 1965, लूना 9 जनवरी 1966, लूना 13 दिसंबर 1966, लूना 15 1969, लूना 16 1970। तो 1976 तक ये श्रृंखला चली थी, जिसमें लगभग लूना 24 तक इसमें लॉन्च किए गए थे। इसके बाद बात करते हैं अपन इसराइल की। तो बैरेशीट ये इसराइल का पहला चंद्र अभियान था। इसने चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश की, लेकिन यह क्रैश हो गया। यह मिशन विफल रहा। यह दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान था और इसे 22 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद अमेरिका, इन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम नासा ने अपने लॉन्च किए, जिसमें रेंजर प्रोग्राम था जो कि 1964 में मानव रहित मिशन था। ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह की पहली क्लोजअप तस्वीर प्राप्त की जाए। तो इनकी रेंजर 7 1964 में, रेंजर 8 1965 में, रेंजर 9 1965 में। तो ये रोवर्स, इसमें ये प्रोग्राम चला रेंजर के नाम से इनका। इसके बाद इन्होंने सर्वेयर प्रोग्राम के नाम से नासा ने अपना एक सीरीज शुरू किया, जिसे जून 1966 से जनवरी 1968 तक चंद्रमा की सतह पर 7 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजे गए। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। क्या था? चंद्र तो सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इन्होंने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वेयर 1, सर्वेयर 2 से लेकर सर्वेयर 7 तक इन्होंने मिशन भेजे, जो कि जून 1966, सितंबर, अप्रैल 1967, इस प्रकार से ये सीरीज इनकी 1968 तक चली। इसके बाद इन्होंने अपोलो प्रोग्राम नासा ने अपना लॉन्च किया और पहली बार इस मानव को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, जो कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य रखा गया। तो सबसे पहले इसमें अपोलो 11 जुलाई 1969 को ये जो लॉन्च किया गया मिशन, इसी के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, जो कि पहले इंसान बने चांद की सतह पर कदम रखने वाले। तो ये महत्वपूर्ण है। नील परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि किस प्रोग्राम के तहत नासा पर मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। राइट आंसर था अपोलो।
11 जुलाई 1969 को यह मिशन लॉन्च किया गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। उसके बाद की कुछ डेट्स आपको दी गई हैं, इतना डिटेल्ड आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। पहला मिशन 1969 वाला आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई इसरो के बारे में। तो अब तक इन्होंने जो भी कार्य किया है वाकई में तारीफ़ काबिल है। पहले क्या होता था कि इसरो के पास संसाधनों की कमी थी, जिस वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी साइकिल से प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, नए नए आयाम जुड़े, नई नई उपलब्धियां इसरो ने प्राप्त की। आज वैज्ञानिक तक और तकनीकी इस मोड़ पर ले आई है इसरो को कि यह आज बड़े बड़े नए नए आयाम छू रहा है। तो जो हम शुरू करते हैं इसमें हम देखना है, बेसिकली जो आपको याद रखना है इन ब्रीफ इन शॉर्ट, कि इसरो का जो सफ़र था वो कैसा रहा, कैसे इन्होंने शुरू किया। तो डॉक्टर साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। स्थापना से पहले 1963 में भारत ने पहला रॉकेट छोड़ा, जिसे साइकिल पर लादकर केरल के थुम्बा गांव में प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया। भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। सोचिए क्या समय था वो, क्या स्थितियां रही होंगी, क्या चैलेंजेस इसरो के सामने रहे होंगे। ये सभी चुनौतियां इस मिशन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं। समुद्र किनारे खड़े नारियल के पेड़ों पर इस रॉकेट को बांधा गया था और फिर सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया। प्रारंभ में हमारे विज्ञानियों के पास कार्यालय भी नहीं था। वो कैथोलिक चर्च सेंट मैरी मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। तो हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ प्रोग्राम्स का? आर्यभट्ट 1975। इस अंतरिक्ष यान का जो नाम आप जान ही रहे हैं, प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर रखा गया, देश का पहला उपग्रह था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह पूरी तरह से क्या था? स्वदेशी था और 1975 में सोवियत संघ की मदद से इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण था वो था SLV-3। 1980 में भारतीय विज्ञानियों ने पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 तैयार किया। सोचिए आज हम GSLV तक जा चुके हैं। तो इसे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपण के तौर पर इससे लॉन्च किया गया। उसके बाद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983 से शुरू हुई ये श्रृंखला, जिसे इनसैट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसैट के नाम से लोकप्रिय सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की यह श्रृंखला दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संचार और प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है। इस सीरीज का पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसके बाद भारत में टेलीविज़न, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम क्षेत्रों में एक क्रांति की शुरुआत हुई। इनसैट कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए 24 उपग्रहों में से 11 अभी सक्रिय हैं। उसके बाद PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1993। 1990 से इसके निर्माण का काम प्रारंभ हुआ। हम समझ रहे हैं कि आपको ये पता होगा कि जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होती है, पोलर सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होती है। अगर नहीं पता है तो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जब हम टेकअप करेंगे तो वहाँ इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे, यहाँ संभव नहीं होगा थोड़ा। तो PSLV ने 1993 में अपना पहला मिशन पूरा किया। अगले 20 वर्षों के लिए इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया। PSLV एक लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न संगठनों के बीच पसंदीदा है और अब तक 19 देशों के 40 से अधिक उपग्रहों को यह लॉन्च कर चुका है। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। 2008 में यह चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था।
इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, मानव रहित। 8 नवंबर 2008 को यह यान चंद्रमा पर पहुंचा। इसने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया। सितंबर 2009 में नासा ने ऐलान किया कि चंद्रयान 1 के डाटा को चंद्रमा पर बर्फ होने के सबूत मिले हैं। यह मिशन 2 साल का था, लेकिन खराबी आने के कारण 1 साल पहले ही इसे समाप्त करना पड़ा। इसकी अनुमानित लागत 386 करोड़ रुपए थी दोस्तों। उसके बाद मंगलयान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि 2014 में ये भेजा गया था। भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया। 24 सितंबर 2014 को इस यान ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया। इसका निर्माण भारतीय विज्ञानियों ने किया। इस अभियान पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद दोस्तों 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। इससे पहले किसी एक अभियान में सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में 37 उपग्रह भेजने का काम किया था। लेकिन हमने कितने भेजे? 104। उसके बाद शुरुआत हुई चंद्रयान मिशन 2 के विषय में की। तो चंद्रयान 1 के एक दशक बाद 22 जुलाई 2019 को ऑर्बिटर लैंडर और रोवर वाला चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में इसरो ने सफलतापूर्वक पहुंचाया। इस अभियान के दौरान तकनीकी प्रक्रिया, चंद्रयान 2 के लॉन्च, कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना और डिबूस्टिंग तक की प्रक्रिया में पूरी सफलता मिली। लेकिन रोवर प्रज्ञान को ले जा रहा लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंडिंग के अंतिम चरण के दौरान क्रैश कर गया और विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। काफ़ी बड़ा नुकसान था भारत के लिए, लेकिन इसी को कहते हैं कि बार बार करने से सफलता जरूर मिलती है। हिम्मत नहीं हारी साइंटिस्ट ने हमारे। चंद्रयान 3 की ओर आगे कदम बढ़ाए। इसरो ने 1 महीना 9 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक इसे लैंड कराया। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कुछ ही घंटे में अपने रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालेगा। यह रोवर पृथ्वी के 14 दिनों यानी कि चांद का एक दिन तक सतह, खनिज, मिट्टी, इतिहास, जल और जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। अब बात करते हैं कि भाई चंद्रयान तो हमारा पहुंच गया, आगे क्या? आगे जो लाइनअप हैं अगले बड़े मिशन, उसमें है आदित्य एल। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला सोलर मिशन है, जिसकी अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। निसार, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये लागत 12,296 करोड़ रुपए। उसके बाद है स्पेडएक्स 2024, मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग के लिए जुड़वा अंतरिक्ष यान मिशन है। ये 124 करोड़ रुपए की लागत का। इसी के साथ लाइनअप है मंगलयान 2, जो कि 2024 में मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के नाम से भेजा जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत का ये दूसरा अंतरिक्ष मिशन है। लागत इसकी अभी तय नहीं की गई है। उसके बाद महत्वपूर्ण है गगनयान 2024, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, लागत 9,023 करोड़ रुपए। उसके बाद शुक्रयान, इसरो का शुक्र मिशन, जो कि 2031 में प्रस्तावित है। 500 से 1,000 करोड़ के बीच इसकी लागत अनुमानित है। तो चंद्र मिशन, चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 की 978 करोड़ रुपए की लागत थी और चंद्रयान 1 की 365 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों ये जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं ये यहाँ आपको दी गई हैं। जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। कभी कभी होता है कि बड़े एग्जाम्स के इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे उसमें ये पूरा मिशन, पूरा जो इतिहास आपको बताया गया है, इस पर आपको शॉर्ट में बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक सेलिब्रेट कीजिए इसरो की इस कामयाबी को। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।